नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और हमारे साथ इस वक्त हैं जाने माने साहित्यकार चंद्रकिशोर जायसवाल, जिन्हें इस साल इफ़को का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान दिया गया है। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रकिशोर जी। मुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है और ये एक बड़ा सम्मान है जिसे मैंने ग्रहण किया है और मुझे खुशी हो रही है। इससे कई तरह के फायदे होंगे मुझे। मैं तो बहुत सीमांचल में किनारे रहता हूँ और मुख्य धारा से लगभग कहा जाए कि कटा हुआ ही हूँ, तो इस सम्मान से कम मेरे पाठकों की संख्या हर तरफ बढ़ेगी और नए पाठक जुड़ेंगे। और मेरी जिन पाठकों को ये तकलीफ़ थी कि मैं इतने समय से लिख रहा हूँ लेकिन चर्चा नहीं हो रही है, उन लोगों की को भी खुशी होगी कि अब चर्चा हो रही है। और आज मुझे अपनी रचनाओं के बारे में भी थोड़ा अपनी रचनाओं पर अधिक विश्वास हुआ है, क्योंकि लोगों ने मुझे उन रचनाओं की खूबियों से अवगत कराया। आज की गोष्ठी में मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ इस सम्मान समिति के लिए भी। बस ये आपने अब लेखन के अलावा जीविकोपार्जन के लिए क्या किया जीवन भर? मैंने जब मैट्रिकुलेशन में था उस समय तक मेरा दृढ़ निश्चय हो गया था कि मुझे साहित्य में जाना है। और उस समय तक मैंने बहुत सारे साहित्यकारों की जीवनियाँ पढ़ी और साहित्य में जाने के लिए मुझे कैसी तैयारी करनी है ये मैं जान गया। मुझे लगा कि सबसे पहले 2 रोटी का इंतज़ाम कर लें, उसके बाद भी साहित्य में लेखन वगैरह में जाएं। तो सबसे पहले मैंने अपनी नौकरी पर ध्यान दिया, अपनी पढ़ाई की, अच्छा रिजल्ट किया, प्रोफेसर हो गया। उसके बाद ही मैं बहुत वर्षों तक पढ़ता रहा, सिर्फ पढ़ता रहा। और लेखन या पहली कहानी समझिए मैंने 38वें साल में प्रकाशित की। उसके पहले बचपन में कुछ इधर उधर चिटपुट लेखन हुआ था। तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ साहित्य में आया था कि कहीं मुझे ऐसे अभाव से पीड़ित नहीं होना पड़े कि मैं फिसल जाऊँ, गिर जाऊँ या दूसरे के शरण में जाऊँ या खुशामी मत करूँ, या जो आज बहुत संघर्ष साहित्यकारों के साथ होता है कि दर दर भटकते हैं, जहाँ तहाँ बिकते भी हैं। तो उन स्थितियों से मैं नहीं गुजरूँ, इसके लिए मैं तैयार होकर आया कि सबसे पहले अपनी नौकरी, अपनी रोटी पक्की कर ली, उसके बाद लेखन में आया। क्या पढ़ाते रहे? मैं एक्चुअली, जब बात वहीं से जुड़ती है, जिस समय मैं कॉलेज में गया था उस समय हिंदी का वो प्रचार प्रसार नहीं था, नौकरी हिंदी में वैसी नहीं थी। तो मुझे अर्थशास्त्र लेना पड़ा, क्योंकि नौकरी की संभावनाएं अधिक अर्थशास्त्र में थी। तो यह जानते हुए भी कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, लाचार होकर मैंने 6 वर्षों तक या MA तक अर्थशास्त्र पढ़ा। लेकिन उसके बाद फिर जो मेरे अंदर मूल प्रवृत्ति थी कि साहित्य की ओर झुकाव था, लेखन से मैं जुड़ रहा था, तो वो मेरा स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके पहले मैंने काफ़ी पढ़ा है, जितने वर्ल्ड क्लासिक्स वगैरह हैं, स्टोरीज वगैरह खास करके सबका मैंने पढ़ा। हालांकि अभी कुछ मुझे याद नहीं है कि क्या पढ़ा, लेकिन यह जानता हूँ कि उनका असर ज़रूर मुझ पर प्रभाव पड़ा होगा, उनसे ज़रूर मैंने कुछ सीखा है। स्पष्ट नहीं है, नहीं बता सकता हूँ, लेकिन प्रभाव तो पड़ा ही होगा। खुद आपके अपने परिवार की धारा में कोई लेखक था क्या? मेरा परिवार जो
व्यवसायियों का परिवार रहा, लेकिन मेरे जो बड़े भाई थे तो वो कुछ साहित्य में रुचि रखते थे। बचपन में भी उनके पास कुछ साहित्य की किताबें रहती थी, उनको मैं पढ़ता था और वो साहित्यिक रुचि के थे। उसके पहले तो कहीं कुछ नहीं था। पिताजी बिल्कुल व्यवसायी थे, उनको पता भी नहीं रहता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और किस वर्ग में हूँ, कुछ नहीं पता रहता था। बस मैं पढ़ रहा था, ये वो जानते थे कि हाँ पढ़ाई ज़रूरी है, इसलिए पढ़ने के लिए ज़रूर उनका दबाव रहता था कि पढ़ो, ये काम देगा। और ऐसे उसके पहले कहीं कोई समझिए कि एक तरह से साक्षर भी लोग नहीं रहे होंगे। तो जब जहाँ पे आप पढ़ रहे थे, कौन सी जगह थी जहाँ पढ़ाई कर? बिहारीगंज है, मधेपुरा जिला में एक कस्बा आप कहिए, पहले गांव था, कस्बा हुआ, अब तो खैर डेवलप कर रहा है। वहीं मैंने मैट्रिक तक पढ़ाई की। क्या नाम लिया? बिहारीगंज। बिहारीगंज। जी हाँ। तो किताबें मिलती कैसे थी बिहारीगंज? नहीं, बिहारीगंज में किताबें, एक किताब की दुकान थी, वहाँ से सिर्फ मुझे प्रेमचंद की 2 किताबें मिली थी। 2 किताबें कविता की मेरे बड़े भैया के पास थी। उसके बाद जो बाल पत्रिकाएं होती थी वो मैं मंगाता था। जैसे क्या? जैसे चुन्नू मुन्नू, इलाहाबाद से वार्षिक बाल सखा वगैरह प्रकाशित होती थी, वो पढ़ता था। कलकत्ता से कोई मनोरंजन नाम की पत्रिका थी जिसमें बच्चों का कोना अलग रहता था, उसमें तो वो सब पढ़ता था, यही सब। और ये कितनी उम्र की याद कर रहे हैं आप? वो मैं 11 से 14 तक, 15 साल में मैंने मैट्रिक कर लिया, उसके बाद तो मैं कॉलेज चला आया। ये जो 11 से 14 साल की उम्र तक प्रेमचंद हो, चाहे कविताएं की किताबें या बच्चों की पत्रिकाएं, उनमें आपको क्या अच्छा लग रहा था? क्या चीज़ थी जो पढ़ने की तरफ आपको ढकेल रही थी? देखिए, अब ये तो बहुत कहना मुश्किल है कि क्यों मेरी रुचि बिल्कुल साहित्य की ओर चली गई, लेकिन मुझे उस वक्त लगा कि साहित्यकार बहुत बड़ा विशिष्ट व्यक्ति होता है, वो आकर्षण भी रहा। और उसके बाद कविताओं में आनंद आता था। उस समय मेरे यहाँ 2 किताबें थी, एक रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका कविता संग्रह और एक R.C. प्रसाद सिंह की कलापी, वो भी कविता। ये 2 किताबें थी, मैं इन्हीं को पढ़ता रहता था। और वही चुन्नू मुन्नू पटना से निकलती थी, बाल सखा करके कोई इलाहाबाद से एक वार्षिक निकलता था, वार्षिक बाल सखा। तो भैया कभी कभी जाते थे तो कुछ पत्रिका ले आते थे, तो उतना ही पढ़ पाता था। और उसके बाद कॉलेज में आया तो इकोनॉमिक्स तो पढ़ता ही था, लेकिन कुछ साहित्य की किताबें भी मन मार के पढ़ लिया करता था। अच्छा, तो इसमें पढ़ते 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 लिखने का पहला कोई अनुभव क्या था कि लिखें खुद, अब हम लिखें? वो तो बचपन में भी दिखता तो था ही ना। जैसे बाल पत्रिकाओं में 2-4 रचनाएं भी छपी थी, फोटो भी मेरी छपी थी उसमें। तो लेकिन मैंने लिखने का पहले खूब अभ्यास किया, लिखता था, पढ़ता था। कॉलेज के दिनों में भी, कॉलेज में कंपटीशन वगैरह हॉस्टल वगैरह में होता था ना, तो उस समय कुछ लिखता था, तो सब तो नष्ट हो गई। तो वहाँ भी लोगों से प्रशंसा मिली कि हाँ अच्छा लिखते हैं। तो लिखने का अभ्यास करता रहा मैं, लिखता था। छपने के लिए बेचता नहीं था, मुझे लगता था कि जब विश्वास हो जाएगा कि एकदम मैच्योर है तो बेचूंगा। इसलिए कच्ची रचनाएं मैं जहाँ तहाँ नहीं भेजता था कि भेज रहा हूँ। जब लगा कि हाँ सब अब ठीक है, अब मुझे छपना चाहिए या छप सकता हूँ, क्योंकि ड्रीम, मेरा सपना बहुत बड़ा था कि मैं छपूंगा तो जो सबसे बड़ी पत्रिकाएं, साहित्यिक पत्रिकाएं, उसी में छपूंगा, ये मन में था। तो उसी को ध्यान में रख करके मैं अपना लेखन। तो सबसे पहले कहाँ छपा? कहानी पत्रिका, एक मासिक श्रीपत राय जी निकालते थे,
प्रेमचंद जी के बड़े, तो उनका मुझको बहुत प्रश्रय मिला, बहुत प्रोत्साहन, इतना कि मैं एक एक महीना उनके यहाँ रहता था। वो चले जाते थे इलाहाबाद और मैं उनके डेरे में 15-15 दिन तक अकेले, मेरी जिम्मेदारी में। और बहुत तरह का। ये कहाँ की बात है? दिल्ली की। दिल्ली में कहानी पत्रिका? पहले वो हौज खास में उनका था, अपना मकान था। तो कहानी पत्रिका बंद हो रही थी, 4-5 कहानियाँ मेरी निकल गई थी। तो श्रीपत जी ने मुझको पत्र लिखा कि हालांकि पत्रिका बंद हो गई है, लेकिन तुम जो भी लिखो मुझको अवश्य दिखाओ। तो मुझको बहुत खुशी हो रही थी ना भाई, कि एक तो प्रेमचंद के परिवार से मैं जुड़ रहा हूँ। श्रीपत जी जो कहानी के संपादक रह चुके हैं और उस समय के सारे बड़े रचनाकारों को उन्होंने छापा था, तो उनका जो ये पत्र आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उसी से मैंने एक अपना उपन्यास उनको भेजा, गवाह के हाजिर करके, जिस पर फिल्म बन गई। उन्होंने 15 दिनों के अंदर सूचित किया कि मैं इसको छापना चाहता हूँ, तुम अनुमति दो। तो मैं गाँव का आदमी, अनुमति क्या देना हो, तो अंधे को आँख मिल जाए, उस तरह की स्थिति थी। और उसके बाद तो खैर उनका विश्वास मुझ पर बढ़ता ही गया। और वो तो बोलते ही थे कि मैंने पुत्र मान करके कि मैं एक त्रिषित पिता हूँ, जो मैंने नहीं किया वो तुम कर दो। बहुत सारे पत्र हैं उनके। तो क्या लिखना था आपको? मैंने आप कह रहे हैं कि छपा जाए तो अच्छी से अच्छी पत्रिका में छपा जाए, लिखा जाए तो अच्छा से अच्छा लिखा जाए। ये तो हो गया शायद, इसमें भी एक अमरता की कोई कामना, इच्छा दिखी? नहीं सर, देखिए मैंने कन्फ्यूशियस को बहुत पहले पढ़ लिया था। कन्फ्यूशियस ने लिखा कि जो अमरता के पीछे भागता है वो जिंदगी भर बेचैन रहता है। और जितने वैज्ञानिक तथ्य आ रहे हैं, इस पृथ्वी का ही कोई पता नहीं, देश का कोई पता नहीं, उसमें अमरता की बात कहाँ आती? जहाँ खुद पृथ्वी जो है सो करोड़ों अरबों खरबों ग्रहों में एक है, छोटा सा रजकन के, उसमें इस तरह सोचना अमरता अमरता, तो वो सोचना ही नहीं। मैंने सैद्धांतिक स्तर पर भी, जिसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, कि वो सब अमरता है कहाँ। लोग तो झूठ मूठ बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो इसीलिए उस तरफ हमने सोचना छोड़ दिया। तो भी आप अपने लेखन में किस चीज़ को जगह दे रहे थे लिखने के लिए? तो असंख्य विषय और चीज़ें होती हैं, आप क्या लिखने पर लगे रहे? तो ये मैं था, एक कहा जाता है नहीं, कहानी जो है, हर कहानी अपने कहानीकार को ढूंढती है कि कहाँ है मेरा कहानीकार। तो जो लोक जीवन में जो सुख है दुख है, उन्हीं को मैं चित्रित कर रहा था। और साहित्य से मैंने कहा भी है कि मैं इसकी शरण में आया था यहाँ के दुखों से लड़ने के लिए, कि साहित्य में हजारों ऐसे पात्र हैं जिनके दुख आपके दुख से बड़े हैं, और उन दुखों को देख करके, महसूस करके आप अपने दुख को कम कर देते हैं। तो साहित्य में मैं इसीलिए, तो लोक जीवन में जो भी सुख दुख हैं लोगों के, जैसे उन्होंने नक्शेरी दास की चर्चा की, विश्वनाथ जी ने, तो उसमें भी क्या है, वो बिल्कुल निसंतान है, उसको कहीं कुछ लेना देना नहीं है। वो ईश्वर से भी नहीं मांगता है कि मुझे धन दो या संतान दो, कुछ नहीं मांग, लेकिन इस धरती से उसका ऐसा प्रेम है कि उस धरती को चाहता है कि ये जीवित रहे, ये हरियाली। तो उसी तरह मेरा था कि दुख, लोगों का दुख कैसे दूर हो, उस दुख को उजागर करना, कैसे उनको
सुख मिले, आराम मिले, कैसी दुनिया जो है सो शांति में रहे। जो बहुत कुछ मेरा इधर उपन्यास एक आया था, दुख ग्राम नाम भी है, कि उसमें कुछ ईश्वर को भी नकार दिया। और उसमें तो ये है कि साहित्य ही है जो आदमी को बचा सकता है, सभ्यता को बचा सकता है, क्योंकि संवेदना ही बचा सकती है। आज क्या संवेदना नहीं है, बड़े बड़े जो राष्ट्र युद्ध कर रहे हैं, अपढ़ हैं सब, दार्शनिक नहीं है, इंटेलिजेंट क्यों लड़ रहे हैं? आदमी है आप, बुद्धि नहीं है आपको। आप देख रहे हैं कि संसार संहार की बात हो रही है, आप भी देख रहे हैं कि हाँ दुनिया को नष्ट कर देंगे। एक आदमी को क्या अधिकार है कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर दे? कोई अधिकार है? लेकिन आज हम उसी स्थिति में पहुंच गए हैं। तो इन्हीं चीज़ों के विरोध में कि कैसे हम मानव जीवन को जारी रख सकें, शांति स्थापित कर सकें, अन्याय और शोषण से मुक्त हो सकें, इन्हीं चीज़ों पर मैंने ध्यान दिया है। अच्छा, अभी आपने अभी भी कहा और मंच से भी कहा कि दुखों से पार पाने के लिए लेखन की शरण में गए। तो दुख क्या क्या हैं, क्या थे? देखिए, दुख तो हर आदमी को कोई न कोई आघात होता है, तकलीफ होती है, भोजन का कष्ट हो सकता है, कोई मानसिक चिंता हो सकती है। यही दुख तो दुनिया, इसको दुखग्राम कहा ही गया है कि संसार जो है दुखग्राम है, यहाँ दुख ही दुख है। तो बहुत जो राजनेता है आप देखते होंगे कि गरीबों को और गरीबी को उनसे छिपा लिया जाता है। बड़े बड़े नेता आते हैं तो बंद कर देता है कि गरीब को देखने नहीं पाए, गरीबी को देखने नहीं पाए। लेकिन जो साहित्य पढ़ेगा तो वहाँ तो कोई आवरण नहीं है, वहाँ तो पढ़ेगा ही कि गरीब है और उसको ये तकलीफ है। तो तब उसमें संवेदना पैदा होगी, ऐसे पैदा नहीं होगी। ऐसे वो देख ही रहा है कि हाँ सब ठीक ठाक है, 10 20 25 मर गया उधर, वो अखबार का न्यूज की तरह उसको ले जाता है, हाँ मर गया, करोड़ था उसमें 150 मर गया। और साहित्य में है कि एक आदमी भी मर गया और वो मौत आपके मर्म को छू दी तो आप महीनों नहीं उसको भुला पाएंगे। और ऐसे तो हम चाय पीते हैं और अखबार पलटते हैं, 100 200 400 आदमी के मरने की खबर हो जाती है। तो वहाँ 1000 के मरने की खबर असर नहीं डालती है, लेकिन कोई एक मौत ऐसी हो जाती है साहित्य में जो आपको बिल्कुल मुश्किल में रख देती है कि आप एकदम बेचैन हो जाते हैं कि वो महीनों याद रहता है। कारगिल से थोड़ी अभी जो युद्ध हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, अखबार में लोग पढ़ रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कोई लेकिन कोई एक अपना आदमी या कोई निकट का आदमी या कोई ऐसी मौत जिससे मेरा डायरेक्ट मतलब हो तो वो तो मुझे परेशान करेगी। तो उन्हीं चीज़ों को भरसक साहित्य जो है उस दुख को आपके हृदय को तक पहुंचा देता है, वो सिर्फ दिमाग तक नहीं जाता है। नहीं, वही तो बात है कि आप ही के साथ के अपने, चाहे सहपाठी हों, चाहे परिवारजन हों, चाहे दोस्त यार हों, सबके मन में तो समाज के दुखों से दुख नहीं उपजा। आपके मन में क्यों उपजा? ये तो संवेदना की बात है, किसके मन में कैसी संवेदना पैदा होती है। कुछ लोग संवेदनशील होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। कुछ लोगों में संवेदना होती है और उसको जगाया जाता है। अब एक उदाहरण मेरे पास था कि एक कोई हत्यारा कहिए या जो कहिए, वो हजारों आदमी को मार चुका था, लाश का ढेर लगा दिया था, इतना क्रूर था। लेकिन उसका अपना कुत्ता मर गया, उस कुत्ते से उसकी ऐसी आत्मीयता थी कि उसके मरने के बाद धीरे 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 वो भी मर गया। तो कितना बड़ा
विरोध देख रहे हैं कि 5,000 आदमी को मार दिया, कुछ नहीं हुआ, एक कुत्ता उसका मर गया, तो वो संवेदना है, कहाँ संवेदना पैदा होती है? और संवेदना जब तक पैदा नहीं होगी जो नेताओं में, राजाओं में, तब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। अच्छा, आपने अपने इसमें भी भाषण में भी कहा अभी पुरस्कार लेते हुए कि चाहे वो समीक्षक हों या संस्तुति करने वाले, समर्थन देने वाले, प्रचार में लाने वाले, इनसे आपको क्यों परेशानी रही? इनसे आपने क्यों नहीं साठ-गांठ करके अपना झंडा बुलंद किया? ये तो इसका जवाब तो मैंने दे दिया कि मैंने साठ-गांठ क्यों नहीं की, कि मुझे कोई उससे मतलब नहीं था, मुझे अमर नहीं होना था, मुझे अपना विज्ञापन नहीं करना था। और यहाँ जो समीक्षक का, आप तो यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं ना, बहुत कुछ जान भी रहेंगे, सब लोग गुटों में हैं। अब उसको गुट भी मत कहिए, गैंग कहिए। साहित्यकार यहाँ गैंग बना के रहते हैं, तो एक दूसरे की प्रशंसा करना, गलत सही कुछ कुछ इस तरह का मुझको अवसर कभी मिला था बहुत ज़माना पहले, लेकिन मैं इन चीज़ों में विश्वास करता नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा था कि अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे मेरा ड्यू मिलना चाहिए, नहीं भी मिलता है तो मुझको चिंता नहीं, लेकिन मिलना चाहिए। तो उसमें समीक्षकों को साधना पड़ता है। अब एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ये कोई लिखने की बात नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए कि मैं एक बार लखनऊ में था किसी गोष्ठी में, कोई एक समीक्षक जा रहे थे, मेरे बगल में एक कथाकार बैठे थे। मैंने उनको कहा कि भाई ये तो बहुत बड़े समीक्षक हैं। उन्होंने कहा क्या बात करते हैं जायसवाल जी, एक बोतल दारू जो कहिए मैं इनसे लिखवा लूँ, ये स्थिति है। तो वहाँ पर जो आदमी इस तरह का व्यापारी नहीं है, जो लेखन करता है, वो अपने लेखन पर भरोसा रखेगा। मैंने कह दिया ना कि दिल्ली जो है वो साहित्य का बाजार है, साहित्य का अड्डा नहीं है। यहाँ धनार्जन करने के लिए है, वो कीजिए, साहित्य की बात छोड़िए। प्रेमचंद क्यों बम्बई से भाग के चले आए? मुंबई से भागे नहीं सिनेमा से। कमलेश्वर क्यों दिल्ली आया, फिर दिल्ली से भाग के क्यों चले गए? साहित्य तो उनका छूट ही गया। कमलेश्वर की चिट्ठी है मेरे पास, मैंने उनको लिखा था कि आपकी प्रतिभा है, साहित्यिक प्रतिभा, इस पर सिर्फ आप ही का अधिकार नहीं है, समाज का अधिकार है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं अब सब छोड़ रहा हूँ, पैसे के कारण मैं मुंबई आया या फील्ड में आया। उन्होंने स्वीकार किया मेरे पास। तो वही बोल रहा हूँ कि ये इस तरह का व्यवस्था हो गई है कि सब लोग कैसे कमावे। यहाँ से लोग कलकत्ता घूम रहे हैं समीक्षक कि कुछ सौगात वहाँ से मिलेगी, मने सब अर्थ से जुड़े हुए हैं। पैसे का खेल साहित्य में खूब चल रहा है, खूब महसूस आप लोग भी करते होंगे। तो समीक्षक भी अपने हित की बात ज़्यादा सोचता है, साहित्य के हित की बात या अच्छे साहित्य या साहित्यकार के हित की बात नहीं सोचता। पहले सोचता कि मुझे कितना लाभ होगा। अगर मुझको लाभ हो रहा है इसकी बुराई करने से, किसी अच्छे साहित्यकार के विरुद्ध में लिखने से, तो लिख देगा। तो अर्थतंत्र जो कर रहे हैं, ये तो हुई एक बात जो कि आप बाजार और अर्थतंत्र और स्वार्थों की दुनिया के बारे में कह रहे हैं। एक दूसरी बात भी बताइए, ख़ास तौर पर कितना भी हम लोग कह लें कि हम आज़ादी के इन 75 वर्षों में अपनी जात पात की भावना से ऊपर उठे हैं, लेकिन साहित्य में भी क्या ये ऊंची जातियों का कोई वर्चस्व और उस घेरेबंदी और जाल में
आपने अपने आप को कहीं त्याज्य पाया कि सिर्फ इसलिए आप उस घेरे में नहीं आ पा रहे क्योंकि आप ठाकुर या ब्राह्मण नहीं हैं? मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास जो पाठकों के पत्र आते थे तो समझिए अधिकतर चिट्ठियाँ ब्राह्मणों की होती थी। जो ब्राह्मण पाठक थे उनकी चिट्ठियाँ अधिक होती थी, इसलिए मैंने वो कभी महसूस नहीं किया, और अपने गांव में भी मैंने उस तरह कुछ महसूस नहीं किया। लेकिन यहाँ मैंने देखा या सुना कि ब्राह्मणों का वर्चस्व है, तो बड़े बड़े जहाँ पैसे का खेल है वहाँ वो लोग दबोच देते हैं, और ऐसे कुछ उनका बिगड़ नहीं रहा है तो ठीक है आपको भी कुछ दे दिया भाई, यही हाल है ऊपर लेवल में तो है। और बहुत तगड़े ढंग से, बहुत बुरे ढंग से वो व्याप्त है यहाँ। इसके अलावा जो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में हिंदी का जो अकादमिक पठन पाठन है, उस बारे में भी कुछ कहिए। उसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं तो हिंदी से ये अलग रह गया। मैंने नौकरी भी की एक पॉलिटेक्निक में, जहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी, तो जो हिंदी के छात्र या हिंदी के प्राध्यापक वगैरह थे उन लोगों से कभी संपर्क नहीं हो पाया। और मेरे साथ भी ये दिक्कत, ये मेरी कमजोरी भी थी कि मैं संपर्क कर भी नहीं पाता था, अपने लेखन में जुड़ा रहा, कहाँ किसके आगे पीछे जाए, बहुत तरह से मैं अलग रहा। अब मेरी फिल्म बनी, फिल्म बम्बई में बनी, बम्बई में ऑफिस में गया था, तो फिल्म टीवी, तो वहाँ उन्होंने कहा कि जायसवाल जी अब तो आपको सब लोग जान रहे हैं यहाँ, वो NFDC जो है, सो आप अपना खुद प्रोजेक्ट दीजिए, फिल्म बनाइए, आपको आसानी से सब हो जाएगा। लेकिन मुझको उन्होंने बहुत लंबा कागज पत्तर ये सब दिया, मैंने देख के परेशान हुआ कि ये काम हमसे नहीं होने वाला, और लेखन छोड़ के मैं इसमें, तो वही व्यावसायिक बुद्धि रहती है, पैसे की बात सोचता तो मैं उसमें घुसता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इसमें मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, बेकार चला जाएगा, तो मैं नहीं गया। तो इस तरह की ये जो फिल्म थी, ये रुई का बोझ के बारे में कह रहे हैं ना, जी हाँ। इसमें आपको कितने पैसे मिले? इस समय मुझको 25,000 रुपया उन्होंने दिया था। एक्चुअली उनको 30 लाख रुपया का टोटल मिला ही था, और उसमें भी पंकज कपूर ने पाठ किया। पंकज कपूर का वक्तव्य था कि मैं इतने कम पैसे में कोई काम नहीं करता इस फिल्म में, लेकिन रोल इतना चैलेंजिंग था कि उस रोल के कारण मुझे लोभ हो गया काम करने का। तो बहुत कम पैसे का बजट का की फिल्म थी, कुछ गड़बड़ी भी हुई बेचारे। मैं अपने इलाके में चाहता था कि एक आध सीन हो, नहीं हो पाया। तो बस उसके बाद एक NFDC वाले ने वो बनाया था, दूरदर्शन में एक कहानी पर, कौन सी? वो हिंगवा घाट में पानी रहे, वो फिल्म बनी थी, कहानी थी वो, इसी नाम से बनी थी, हिंगवा घाट में, हाँ इसी नाम से। उसमें उन्होंने जो वो गवाह गैर हाजिर जो था ना, तो डायरेक्टर ने कहा कि इस नाम से लगता था कि कोई कानूनी जासूसी टाइप कुछ है, इसीलिए नाम बदल दिया। तो वो पंक्ति है एक, रुई का बोझ एक पंक्ति है, तो वही उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। अच्छी फिल्म बनी थी। पंकज कपूर ने तो बोला कि मेरा सर्वश्रेष्ठ अभिनय इस फिल्म में हुआ, खुद उन्होंने अपने आप बोला। आपसे हुई पंकज कपूर की मुलाकात? देखिए मेरे साथ कहने जो बहुत तरह के, अब उन्होंने हरिद्वार में की थी शूटिंग, डायरेक्टर कोई अग्रवाल थे, उन्होंने मुझे पत्र लिखा, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं थी, सरकारी नौकरी में था, अब 15 रोज़ की छुट्टी और लीव वगैरह इधर उधर का चक्कर था, तो मैं जा नहीं सका, जिसका दुख मुझे आज तक है। लेकिन लगता है नहीं कि जैसे हाथ से अवसर निकल गया। अच्छा,
आपको जब ये अवार्ड में आना था यहाँ, जैसे यहाँ दिल्ली आप आए, तो होता है कि भाई कहीं आदमी जाता है तो थोड़ा टिप टॉप नया कपड़ा पहन लिया, थोड़ा नया जूता वूता खरीद लिया, ये सब आपको शौक नहीं हुआ कि? वो सब मेरा शौक नहीं है सर। मैंने बताया नहीं कि मैं सिर्फ 2 बेटियों के लिए, हालांकि ईश्वर की दया से मुझे घी का भी इंतजाम हो गया, वो अलग बात है, लेकिन ये शौक कभी हुआ ही नहीं कि अच्छा पढ़ने, अच्छा जो हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है। लेखन अपना चलना, लेखन के लिए शौक था कि हाँ, जैसे ही नौकरी में आया मैंने तुरंत टाइपराइटर खरीदा और 20 साल तक मैं टाइपराइटर पर लिखता था, डायरेक्ट टाइपराइटर पर। उसके बाद अब कंप्यूटर आया, लैपटॉप वगैरह करना, इसलिए बच्चे टोकते भी हैं। मेरा बेटा है वो फैशन का। ये वाला शर्ट आपने कब खरीदा था, ये जो पहना? और 5-7 साल पहले। हाँ, बेटा क्या? हाँ, बेटा से पहले मैं अपने पोते की बात करता हूँ। यही है, इंजीनियरिंग में है, जॉब में है, उसमें कौन जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी रह रहा है। अब वो बचपन से ही वो ब्रांडेड ही सब पहनता। हम लोग स्लीपर्स में जाते थे, वो स्लीपर्स में नहीं जाते, हमेशा AC 3-2 जो हुआ। तो मेरा बेटा भी है कि फैशन करता है वो। मतलब फैशन का ये मतलब है कि अगर मैं कमीज़ खरीद के ले आया, नई कमीज़, तो लाई पापा इसको हम पहन लेते हैं, अभी जा रहे हैं, अभी कोई कमीज़ नहीं है, बाद में। तो ना इस तरह का है। अभी जानते मैं चप्पल पहन के आया हूँ, हवाई चप्पल पहन के आया। चप्पल है मेरे पास, लेकिन वो पहने हुआ था तो मैंने छोड़ दिया कि छोड़ पहनो। तो इसमें है। अब आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि वहाँ एक कला राय करके किसी पत्रकार हैं, वो महिला हैं, तो वो पूर्णिया आई थी, उन्होंने एक शर्ट मुझको दी कि जायसवाल जी पुरस्कार लीजिएगा तो यही शर्ट पहनिएगा। तो मुझे भी लगा कि सहारा इंडिया में है वो, पटना में, तो मैंने रख लिया। तो ये वहीं से है। मेरा बेटा है, अब देखे होंगे, प्रेम बहुत, लेकिन डिवोटेड है। वैसा सन भी मेरा सौभाग्य है कि, तो वहीं से कहा कि बाबा हम जरा आ रहे हैं, कमीज नहीं है, यही पहन लेते हैं। हम जाओ पहन लो। और पहनते पहनते अभी वो वही पहने हुआ। अभी भी हमारे पास दूसरी कमीज भी थी, लेकिन इन सब चीज़ों का तो हाँ, असली कहने जा रहे थे कि वो खरीद रही प्रेमवत को लेके पूर्णिया आई, तो बोली कि चलिए प्रेमवत जी एक शर्ट खरीदना। उससे बात हुई, हमसे तो बात ही नहीं। तो वो खरीद रही थी 2500 रुपये का शर्ट। तो प्रेमवत ने उसको कहा कि देखिए कला जी, आप खरीद लीजिए, पापा पहनेंगे नहीं, इतनी कीमती शर्ट वो पहन ही नहीं सकते। तब वो बेचारी 700-800 रुपये का शर्ट था, वही वो खरीद के लिए। तो वो लोग भी सब जानता है, उन लोगों को भी ये दुख है कि पापा कोई शौक क्यों नहीं करते, तकलीफ है उसको, मेरे सारे बच्चों को, कि थोड़ा अच्छा क्यों नहीं पहनते हैं जूता, अच्छा 1500 वाला जूता क्यों नहीं लेते हैं, 200 वाला क्यों पहनते हैं। लेकिन मेरा अपना, उसको मैं समझाता हूँ, देखो तुम्हारा भीतर मजबूत रहेगा तो बाहर की चिंता तुम नहीं करोगे, अब भीतर कमज़ोर रहेगा तभी बाहर सोचना। मेरा भीतर बहुत मजबूत है, इसलिए मुझको ज़रूरत नहीं है। अभी भी पैंट वैंट भी मैं जैसा तैसा पहनने वाला था, वो बार बार टोकरा, कोई गेस्ट आ गया जैसे तैसे पहन के बैठ जाते हैं। तो उसकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, मैं जानता हूँ। उनको कहते हैं कि रे ऐसा करने से लोग और महाने समझता है कि हाँ बहुत सीधे साधे हैं, ये है वो है। इसलिए इससे इसकी चिंता मुझे नहीं है, और तुम इसके बारे में सोचो। कितने बच्चे हैं आप? 2 लड़के हैं, दोनों यहाँ आए हुए हैं, एक बेटी है।
तो अंत में हमको ये बताइए चंद्रकिशोर जायसवाल जी कि जिस दुनिया को शायद बेहतर बन जाएगी कल, मेरे लेखन का भी शायद कुछ असर हो, ये सब भी तो रहता होगा मन में, तो वो दुनिया कहाँ किधर कैसी हो गई अभी? ये दुनिया तो बहुत खराब हो गई है, क्योंकि जो दुनिया का जो हमारा जो नेता हो, हमारे बड़े बड़े थिंकर्स ने, विचारकों ने कहा तो मस्ट बी ए फिलोसोफर, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, अपढ़ नहीं होना चाहिए। अपढ़ लोग वही जो पागल जिसको बता रहे थे वही है। और वो तभी इंटेलेक्चुअल और दार्शनिक होगा जब उसमें संवेदना होगी, जब वो साहित्य पढ़ेगा, साहित्य के थ्रू ही संवेदना होगी। तो अभी फिलहाल कुछ लग नहीं रहा कि ये दूर होगा। जिस गांव को आप देखते आ रहे हैं इतने वर्षों से, वो भी अभी क्या उसमें भी ये जो नफरत और ये जो दुराव बढ़ रहा है क्या? दुराव बढ़ रहा है। अब तो जो सारे नेता बोलते थे कि जाति विहीन समाज चाहिए, सब लोग नारा दिए हुए थे कि जातिवाद खत्म करो, वो सब के सब कहते हैं कि मैंने जिंदा है जातिवाद के कारण। ढेर सारे नेता अगर जातिवाद खत्म हो जाए तो बड़े बड़े नेता जमीन पर लौटेंगे। वो लोग जातिवाद पर टिके हुए, तो जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे थे उसी चीज़ को आप मार रहे हैं। तो अभी मुझे फिलहाल मैं निराश हो के दुनिया से जो विदा लेता है लोग, तो समझिए मैं निराश होकर विदा हो रहा हूँ। बहुत तरह की तकलीफें, और मुझको तकलीफ जो हुई वहाँ गर्मी के कारण, मौसम के कारण, क्योंकि किसी को भी पर्यावरण की चिंता नहीं है। यहीं पर हम लोगों के बीच में सिविक सेंस बहुत कम लोगों में, कि कैसे दूसरों की भी रक्षा हो, हम जल को कैसे सुरक्षित रखें, हवा को प्रदूषित नहीं होने दें, ये सिविक सेंस नहीं है भी तो केयर नहीं है। तो उस समाज में क्या, जब आदमी को इतनी बुद्धि है कि भगवान ने उसको बुद्धिमान बनाया और वो मूर्ख से मूर्ख का काम कर रहा, खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है, तो क्या कहा जाएगा? तो उससे क्या उम्मीद करते हैं? अच्छा, जब आपकी कहानियाँ वगैरह छपने लगी और थोड़ा नाम हो गया, आपके पिता जी की क्या राय थी? नहीं, कोई मतलब नहीं था। और मोरओवर उन लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि कहानी क्या होती है, उपन्यास क्या होता है। क्या करते थे वो? क्या व्यवसाय था? क्या व्यवसाय? किराना का व्यापार, कलकत्ता से माल आता था उसको बेचते थे। और दूसरी बात यह है कि उस समय तक, कहानी छपने के समय तक उनका देहांत हो चुका था। और माँ? माँ का भी तो, माँ तो निरक्षर थी। माँ निरक्षर थी, लेकिन बैठ के पढ़ाती थी मुझको छड़ी लेके। उसको पता नहीं है कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान मेरे पिताजी का भी था, मेरी माँ का भी था। और उसी कारण मेरे भाई मेरे आगे आके चल रहे थे, तो उनके पीछे, हालांकि वो मुझसे 12-13 साल उम्र में बड़े थे, लेकिन साहित्य से भी जुड़े थे, पढ़ाई कर ही रहे थे। और उसके पहले शिक्षण, साहित्य, ये सब का कोई नक्शा नहीं था हमारे। अच्छा, इससे पहले भी आपको कुछ पुरस्कार मिले? हाँ, कई पुरस्कार मिले। लेकिन अगर श्रीलाल शुक्ल जी ने मुझको वहाँ पुरस्कृत किया था लखनऊ में, वो कथाक्रम सम्मान होता था, वो बिहार गवर्नमेंट से राजभाषा, राष्ट्रभाषा दोनों का मिला। तो भी लेकिन पुरस्कारों और उसकी राशियों और उससे जुड़े जो जन भावनाओं का जो होता है, आपकी उस पर क्या राय है पुरस्कार पे? नहीं, अच्छी चीज़ है, लेकिन पुरस्कार आप दीजिए कि उसका उपयोग हो सके। आप हमको पुरस्कार क्यों दे रहे हैं? इलाज कराने के लिए। 30-35 साल के उम्र में पुरस्कार देंगे तो उसके लेखन में बेहतरी आएगी, और लैपटॉप खरीदेगा,
वो किताबें खरीदेगा, डिक्शनरी। आज बहुत लेखकों को मैं देखता हूँ डिक्शनरी तक नहीं है, शब्द में जो मन होता है वो लिख डालते हैं, कंसल्ट नहीं करते हैं। तो पुरस्कार का उपयोग तो है, लेकिन अधिक उम्र में देने से बेहतर है कि आप शुरू दीजिए, आप छोटा छोटा ही दीजिए, 11 लाख नहीं दीजिए, 2-2 लाख का ही दीजिए, लेकिन वो एक अपना जिसको लैब कहिए, लिटरेचर का लैब, वो अपना कंप्लीट कर ले। और हम लोग को दीजिएगा तो या तो बच्चे पैसा लूटेंगे। हालांकि मैंने तो वहाँ स्टेटमेंट दे दिया कि मैं अपने पाठकों को सारी की सारी ये किसी न किसी रूप में मिलूंगा। किस रूप में आपका अनुमान है? वो तो आप भी बताइए, मुझको राय दीजिए कैसे करें। ठीक है, इस भावना का ही मैं सम्मान करता हूँ। हाँ। अच्छी बात है, आप सोचेंगे ही कुछ ना कुछ जरूर। सोच ही रहा हूँ, कोई बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए जो मेरी मोटी किताब है तत्का, उस पर मैं अपनी तरफ से कमीशन दूंगा। 40% वो हम लोगों को देता है, 30% मैं दूंगा, लेकर उसी अमाउंट से दूंगा। मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगा, लिटरेचर का जो फेस्टिवल्स होता है, लोग यहाँ हवाई यात्रा का पैसा निकालते हैं ना, मैं एक पैसा नहीं दूंगा, अपने पैसे से जाऊंगा, अपने पैसे से आऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो साहित्य हमको दिया है तो उसके लिए हम नहीं कुछ कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बताइए कि जो लोग अभी लिख रहे हैं, जो छप रहा है अभी, आप कुछ पढ़ पाते हैं कि नए लोगों का? बहुत मामूली पढ़ पाते हैं, कभी कभी देखते हैं कि कैसा लिख रहा है, आजकल कैसा चलन है, लेकिन बहुत नहीं कर पाते। किसी का जो याद रहा हो, मतलब अभी हाल में 10-20 साल में किसी का लिखा हुआ कि बड़ा प्रशंसा मन से निकली हो? उस पर नहीं बोलूँगा। कुणाल सिंह वगैरह अच्छा लिख रहे हैं, और कुछ लोगों को पढ़ना, या इसका उपयोग कहाँ करेंगे बताइए? मेरा अपना एक पॉडकास्ट चैनल है, मैं उस पर डाल दूँगा, मतलब मेरा अपना एक सुनने का, कि उस पर सुना जा सकता है। आपका नंबर में देना चाहता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, हाँ, मैं चाहूँगा कि आपसे संपर्क में रहूँ। जरूर। आप दिल्ली में ही ना? अभी दिल्ली में जी। अब फिर इसके बाद मुंबई, दिल्ली। अच्छा, मुंबई में मेरा पूरा परिवार है। अच्छा। मेरे खानदान में सब कोई मुंबई में, एक्सेप्ट मैं भाग गया। मैं भी था, मुझको रास नहीं आया। अभी क्या लिख रहे हैं आजकल? अभी कहानियाँ, इधर 4-5 कहानियाँ निकली हैं, छोटी छोटी कहानियाँ लिख रहा हूँ। मोटा उपन्यास बहुत लिख लिया, अब लिखने में मोटा उपन्यास, हालांकि एक को पकड़े हुए हूँ, लेकिन अब विश्वास नहीं होता है कि पूरा कर पाऊँगा, इसलिए चाहता हूँ कि छोटी छोटी कहानियाँ लिखूँ। अगर आप मुझको ही सुझाव देना चाहें कि मेरा ये चीज़ ज़रूर पढ़ो, तो वो क्या कहेंगे आप? देखिए, कहने को तो जैसे माँ उपन्यास है। नहीं, अपना बताइए। हाँ, मेरा लिखा हुआ। हाँ, हाँ। मेरा उपन्यास है माँ। अच्छा। उसको उसको पढ़िए आप, शीर्षक पढ़िए, जो सांप्रदायिकता पढ़िए, भागलपुर दंगा पर आधारित है, और उसके पास 7 फेरे पढ़ सकते हैं। 7 फेरे, और मेरी दुनिया जो है वही 7 फेरे। 7 फेरे में 7 जगहों में जाता है, 7 तरह की जो समस्याएं हैं यहाँ, उन सब से, इसलिए 7 फेरे पढ़िए तो आप आनंद आएगा। हालांकि वाणी से है, और ऐसे कुछ भी पढ़िए। तो अब आपकी उम्र कितनी हो गई? 85 में फरवरी में होने जा रहा है। और अभी हारी बीमारियां क्या लगी हुई हैं मन में? नहीं, कोई बीमारी नहीं, कमजोरी के सिवा कोई बीमारी नहीं। उम्र के साथ जो कमजोरी है। तो एक बार फिर से चंद्रकिशोर जी, हम आपको इस पुरस्कार के मिलने की बधाई देते हैं, और आपने इतना समय इस थकान के बावजूद हमारे लिए निकाला, इसका आभार व्यक्त करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आप लिख रहे हैं वो पूरा हो, और हमारे पढ़ने वालों, आपके पाठकों तक और नई चीज़ें पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया। लिसन विद इरफान में आज हमारे साथ थे चंद्रकिशोर जायसवाल, जो कि इफ्को के श्रीलाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित इस साल के साहित्यकार हैं। सुनते रहिए लिसन विद इरफान। मुलाकात होगी अगले मेहमान के साथ अगले प्रोग्राम में।